गाइस अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने वीडियो बनाया था फेडोर डॉस्टोवस्की के ऊपर और उनकी जो बुक है उसका हल्का सा इंट्रो दिया था आपको ने ब्रदर कारामाज़ोव। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, अदरवाइज़ इस वीडियो का कंटेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बात की थी कि डॉस्टोवस्की जो एक पेसिमिस्टिक राइटर जिनको बोला जाता है, एक रियलिस्टिक राइटर बोला जाता है, तो उनको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या था उनका बैकग्राउंड डॉस्टोवस्की का, ठीक है। और हल्का सा मैंने ब्रदर कारामाज़ोव का एक इंट्रो टाइप का दिया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो यू विल गेट अ आइडिया कि बैकग्राउंड क्या है इसका, इस वीडियो का, ठीक। तो बात करते हैं आज हम ब्रदर कारामाज़ोव के बारे में। ब्रदर कारामाज़ोव एक बुक नहीं है, इस बुक के अंदर 12 किताबें हैं, ठीक है। और मैं सारी की सारी बुक्स का रिव्यू करूँगा वन बाय वन, ठीक है। हर एक वीडियो लेके आऊँगा, एक वीडियो में एक बुक का रिव्यू करूँगा। तो आज हम बुक 1 को रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इस बुक की जब स्टार्टिंग होती है बुक 1 की, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ता है। जो 3 भाई हैं, जो ब्रदर कारामाज़ोव है, ये 3 भाइयों की कहानी है। तो ये 3 भाइयों के जो पिता हैं उनका मर्डर हो जाता है, ये मर्डर मिस्ट्री है। तो राइटर ने, डॉस्टोवस्की ने स्टार्टिंग की है, जो बुक 1 की स्टार्टिंग है उसमें ये जो फादर है फेडोर, फादर का नाम फेडोर है, फादर के कैरेक्टर के बारे में बताया कि फादर है कैसा जिसका मर्डर हो गया। ये जो फादर फेडोर है ये बड़ा ही अय्याश टाइप का आदमी है, ठीक है। वुमेनाइज़र है और सट्टे खेलता है, गैम्बलिंग करता है, दूसरों से पैसे लेता है, उधार ले लेता है, देता नहीं है, ठीक है। हमें भी रियल लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं अपने आसपास में, देखा होगा आपने कि लोगों से पैसे ले लेते हैं और उनके पैसों पे चलते हैं और पैसे वापस भी नहीं करते। तो कुछ इस टाइप का आदमी है, ठीक है। अल्कोहलिक है, नशे बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है, झूठ बहुत बोलता है और एक दुनिया को एक बहुत ही डिसीव करता है। ही हैज़ अ एक पर्सोना है उसका जो डिसेप्टिव है, ठीक है। अब कहानी क्या है इसकी, ये गरीब होता है, मतलब बहुत इसके पास पैसा वैसा नहीं होता, गरीब होता है, छोटा मोटा उसके पास एक लैंड होता है, लेकिन ये अपने आप को ना बहुत बोल्ड दिखाता है कि मैं बड़ा ही बोल्ड हूँ, मैं बड़ा ही फ्लैम्बॉयेंट हूँ, इस टाइप का दिखाता है। अब एक लेडी है, ठीक है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, एक लेडी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और वो जो लेडी है वो बहुत पैसे वाली होती है। ये गरीब है और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, ठीक है। और वो जो लेडी थी तो उस टाइम पे वो शेक्सपियर को पढ़ती थी, और शेक्सपियर की नॉवेल्स में ऐसा बहुत बार होता है कि लड़की भाग जाती है लड़के के साथ, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चली जाती है और इसके साथ भाग जाती है, क्योंकि ये अपना एक ऐसा चेहरा दिखाता है कि यार देखो मैं बहुत ही गुडी गुडी हूँ, मैं बहुत ही बोल्ड हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। और ये हम सब जानते हैं कि अगर जो बोल्डनेस होती है और जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑब्वियसली किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो वो जो लड़की होती है अट्रैक्ट हो जाती है, इसकी बातों में आ जाती है, इसकी कॉन्फिडेंस और इसकी बोल्डनेस से अट्रैक्ट हो जाती है और इसके साथ भाग जाती है। अब शादी तो हो जाती है, ठीक है। अब शादी हो जाती है तो सारा पैसा इसके पास आ जाता है, फेडोर के पास। अब ये अपना असली चेहरा दिखाता है। अब इसका असली चेहरा क्या होता है, ये तब भी वुमनाइजिंग करता रहता है, सारा पैसा इसका हड़प लेता है, सारा पैसा गैम्बलिंग में लगाता रहता है, नशे करता रहता है। तो रोज़ सुबह शाम की लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की। तो ये बीवी जो उसकी होती है इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और फिर ये एक दिन इसको छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है, किसी और के साथ भाग जाती है, ठीक है। अब जब ये किसी और के साथ भागती है तो यहाँ पे आप देखो, मतलब बड़ा ही एक अजीब सा बिहेवियर है इस बंदे का। बिहेवियर कैसा है फेडोर का, हंसी भी आएगी देख के, क्योंकि फेडोर ना एक तरह का जोकर भी है। इसको राइटर ने लिखा है पहले पेज पे, ही इज़ काइंड ऑफ अ मडल हेडेड मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है उसकी थॉट्स में, और एक जोकर की तरह बिहेव करता है। बिहेव कैसे करता है, अब यहाँ पे डॉस्टोवस्की दिखा रहा है कि उसका ड्यूअल चेहरा है फादर का, जो फेडोर है, ठीक है। कैसे ड्यूअल चेहरा है फेडोर का, बीवी भाग गई है किसी और के साथ, तो पब्लिक को तो ये दिखा रहा है बाहर जा जाकर रोता हुआ कि यार बड़ा ख़राब हुआ, देखो मेरी वाइफ भाग गई, ये भाग गई, देखो कितना गलत हुआ मेरे साथ, मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। लोग सिंपैथाइज भी करते हैं इसके साथ। लेकिन जब घर पे आता है तो ये इसका जो बिहेवियर है पुराना वाला वो चालू रहता है। घर पे ये ऑर्जीज करता है और बहुत सारी मल्टीपल वुमेन को बुला लेता है घर पे, ठीक है। तो घर पे चल रही है इसकी पार्टी, घर पे चल रही है इसकी अय्याशी, ऑर्जीज कर रहा है, नशे कर रहा है, गैम्बलिंग पहले की तरह कर रहा है, ठीक है। सारा पैसा मतलब हथिया लिया अपनी, उसका जो वाइफ का जो भाग गई है, पर बाहर पब्लिक के सामने जाकर रो रहा है कि देखो मैं तो बड़ा ही शरीफ था और ये गलत थी, और ये देखो किसी और के साथ भाग गई है, ये है वो है, ठीक है। तो ये एक अपना ना पब्लिक इमेज एक अलग बनाता है, लेकिन रियलिटी इसकी अंदर की वो चलती रहती है। तो ये डॉस्टोवस्की ने, राइटर ने, एक वो दिखाया कि ह्यूमंस कैसे एक मास्क पहनते हैं,
डॉस्टोवस्की ने ये जो फेडोर है, फेडोर कारामुजोव, इसके थ्रू दिखाया है कि कैसे ह्यूमंस एक मास्क पहनते हैं। ठीक है, अब इसको पहले पता नहीं होता कि वो जो भागी है किसके साथ भागी है और कहाँ भागी है, बट विद टाइम से मालूम पड़ जाता है यार ये तो इस बंदे के साथ भागी है और ये इस जगह पे भागी है। तो कहता है ठीक है, सोचता है मनी मन जाऊँ नहीं जाऊँ उसके पास, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कन्फ्यूज है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी नहीं है इसके थॉट्स में, मडल हेडेड है। तो कहता है चलो ठीक है चला जाता हूँ। पर जैसे ही जाने को तैयार हो रहा होता है इसको खबर मिलती है कि जो उसकी वाइफ है वो मर गई। अब जैसे इसको ये खबर मिलती है कि मेरी वाइफ मर गई, अब बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाया है। स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है, ये घर से बाहर भाग जाता है और हाथ ऊपर करता है, बड़ा खुश होकर हंसता हुआ भागता है। तो लोगों ने जो देखा है, लोग बोलते हैं कि मतलब इसकी वाइफ के मरने की खबर आई है, हाथ ऊपर करके हंसता हुआ हो करता हुआ सड़क पे भागता है। और थोड़ी देर बाद इमीडिएटली एक चेंज ऑफ बिहेवियर देखा है, रोना शुरू कर देता है, चीखें मारना शुरू कर देता है। तो एक सेकंड पहले हंस रहा है, खुशी मना रहा है वाइफ के मरने की, और इमीडिएटली चीख चीख के रोना स्टार्ट करता है। तो यहाँ डॉस्टोवस्की दिखाता है, इसके थ्रू जो डॉस्टोवस्की राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट जो एक आदमी हमें एक जोकर जैसा दिख रहा है, जो आदमी एक हमें बहुत ही ज़्यादा एक सेंसुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व होने वाला दिख रहा है, हिडोनिस्टिक टाइप का इंसान है, इसके अंदर ही बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ खुशी भी मना रहा है कि वाइफ मर गई, और दूसरी तरफ रो पिट भी रहा है वो चली गई। तो ह्यूमन बिहेवियर की एक बहुत ही अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है डॉस्टोवस्की ने फेडोर कारामुजोव के थ्रू। अब कहानी में जो मेन यहाँ पे जो चीज़ है ये समझने वाली है कि ये जो उसकी वाइफ जाती है छोड़ के इसको, जिसकी डेथ हो गई है, इसके थ्रू इसको लड़का होता है जिसका नाम है डिमिट्री। इसका नाम है डिमिट्री कारामुजोव। ठीक है, तो एक लड़का होता है इसके थ्रू जिसका नाम है डिमिट्री कारामुजोव। अब जो डिमिट्री कारामुजोव है बहुत छोटा होता है, 3-4 साल का होता है, और जो फादर है फेडोर, इसको मतलब नहीं है डिमिट्री से, इसको बीवी से ही मतलब नहीं था, बच्चे से ही मतलब नहीं होता। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है घर में नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी जो याशी है उसको जीऊँगा। तो ये पहले की तरह अपनी ऑर्जीज़ कर रहा है, अपना गैम्बलिंग कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है, नशे कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने बच्चे से। बच्चा सर्वेंट पालता है। ठीक है, तो कुछ टाइम सर्वेंट पालता है, फिर और बहुत सारे जो मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं वो उसको पालते रहते हैं। तो बच्चे को 3 साल का है, माँ तो चली गई, माँ की डेथ हो गई, और जो फादर है वो भी इसको, फादर को भी कोई केयर नहीं मिलती। तो बच्चा भी आप देखोगे जब वो बड़ा होगा डिमिट्री, तो बिल्कुल अपने फादर की कॉपी होता है। थोड़ा डिफरेंस है फादर के उसके बिहेवियर में, बट बहुत हद तक जो डिमिट्री है, ठीक है, डिमिट्री भी अपने फादर फेडोर की तरह ही है। वो उसका भी दिमाग ऐसे ही चलता है, उसको भी सेंसरी प्लेजर्स में बहुत इन्जॉय करता है। ठीक है, उसकी लाइफ भी बहुत ही क्या कहते अराउंड नशों के अराउंड और गैम्बलिंग के अराउंड और वुमेन के अराउंड ही घूमती है। पैसे को वो भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है डिमिट्री के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, और फेडोर की पर्सनैलिटी में। वो जब हम कहानी में आगे जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशंस आएंगी, बट एक थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया। अभी हमने बात की, एक तरफ फादर है जिसका नाम फेडोर कारामुजोव है, उसका पहला लड़का है डिमिट्री कारामुजोव। ठीक है, हमने फेडोर की पर्सनैलिटी देख ली कैसी है, और डिमिट्री की पर्सनैलिटी देख ली कैसी है, और डिमिट्री ऐसा क्यों है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि बहुत हद तक उसको कोई अपने पेरेंट्स से कोई केयर लव कुछ नहीं मिलती। ठीक है, अब क्या होता है, जो मोड़ वो ये है कि जो फेडोर है वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करता है एक बहुत ही यंग लड़की से, 16 साल की लड़की होती है, और लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो उसकी खूबसूरती का ये दीवाना हो जाता है फेडोर। ठीक है, जाता है उसके पास, शादी के लिए उससे बात करता है। अब जो उसकी केयर टेकर होती है लड़की की, वो बोलती है कि भाई तुम करते क्या हो फेडोर? फेडोर कहता है यार मैं तो ये करता हूँ। तो वो उसका बैकग्राउंड चेक करती है फेडोर का, जो केयर टेकर होती है लड़की की। वो कहती है भाई मैं शादी नहीं करूँगी, ये तो अल्कोहलिक है, वुमेनाइज़र है और गैम्बलिंग करता है। ठीक है, तो इससे कौन शादी करेगा? तो वो मना कर देती है कि मैं इस लड़की, अब ये जो लड़की है इसकी शादी तुमसे नहीं करूँगी। पर फेडोर बहुत चालू होता है। ठीक है, फिर ये घुमा फिरा के बातें बना के उस लड़की को घर से भगा लेता है और शादी कर लेता है। अब ये जो लड़की है, ये लड़की खूबसूरत बहुत है, इसके थ्रू उसको कुछ पैसा नहीं मिलता। जैसे जो पुरानी वाली बीवी थी उसके थ्रू इसको पैसा मिला था काफ़ी, वो रिच थी, बट इसके थ्रू पैसा नहीं मिलता, बट उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ आपको, जो पहले वाली जो उसकी बीवी थी ना, उसको मारती पीटती भी थी, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी, इसको मारती पीटती थी। बट ये वाली जो इसकी सेकंड वाइफ है, ये बहुत
समझ लो बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। तो ये वो सोचती है कि ये मेरे से प्यार करता है फेडोर, तो उसके प्यार के झांसे में आके शादी कर लेती है। बट होता है इसका भी फिर वही हाल है जो पहली बीवी का हुआ था। फेडोर की आदतों में, हरकतों में कोई चेंज नहीं है। वो अभी भी उसके सामने, अब तो पहले तो फिर भी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके चोरी छुपे वुमेनाइजिंग करता था, इसके तो सामने सामने घर में दूसरी वुमेन को लाके वहाँ पे ऑर्जीज करता था ये, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ही इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, क्योंकि ये जो सेकंड वाइफ थी ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोलूँगा, इनोसेंट थी, ठीक है। और ये फिजिकली अटैक नहीं करती थी उसके ऊपर, जैसे कि पहले वाली वाइफ तो मारपीट करती थी, ठीक है, पिटाई कर देती थी। बट ये बेचारी समझ लो सीधी सी थी, ठीक है। तो उसके सामने ये खुलेआम सब कुछ करता था, फिर वही गैम्बलिंग करना, फिर वही सट्टे करना, ये करना वो करना। अब ये जो वाइफ है ये परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सोच के आई थी कि यार ये मेरे से प्यार करता है, बट ये तो प्यार करता नहीं है, ये तो पैसे से प्यार करता है, ये तो अपनी आदतों से प्यार करता है, अपनी आदतों से मजबूर है। तो वो ये जब इस सब चीज़ें देखती है तो परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ठीक है। वो चीखती है, चिल्लाती है, अकेले में जाके ना चीखती चिल्लाती थी। उसको हिस्टीरिया के अटैक्स पड़ते थे, हिस्टीरिया के अटैक्स पड़ते थे, ठीक है। तो चीखना चिल्लाना ऐसे करके। अब इससे जो जो दूसरी बीवी है इसके थ्रू 2 बच्चे और होते हैं, 2 लड़के और होते हैं, जिनका नाम है इवान और एलियोशा, ठीक है। एलियोशा को एलेक्सी भी बोलते हैं, कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है उनका दूसरा नाम भी है, बट मैं एलियोशा यूज़ करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर जगह पे नाम उनका एलियोशा है। तो ये सेकंड वाइफ है, इसके 2 बच्चे होते हैं, इवान और एलियोशा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को समझो कि अब यहाँ से मैं समझ में आएगा कि ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं इवान और एलियोशा, ये आगे जाके कैसे बनेंगे। जब ये रोती है कमरे में अकेले, चीखती है चिल्लाती है, ठीक है, अपने फेडोर जो उसका हस्बैंड है उसका बिहेवियर को देख के, तो ये ना बहुत रिलीजियस होती है, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। और ये रूम में एक क्या कहते हैं समझ लो भगवान की एक इमेज लगी है, उसके सामने अपने बच्चे को जो एलियोशा है उसको गले लगा लेती है, बहुत कस के जकड़ लेती है और रोना शुरू कर देती है सामने भगवान की इमेज के। और खिड़की में से सूरज की लाइट पड़ रही होती है उस बच्चे पे। तो आप समझो एक ऐसा सीन है कि जो वाइफ है, जो बंदी है, ठीक है, जो परेशान है अपने हस्बैंड से, उसकी हरकतों से, अपने बच्चे को, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, 2-3 साल का होगा एलियोशा, उसको गले लगा के रोती है बहुत तेज़ तेज़, ठीक है, चीखती है, और सामने भगवान की इमेज है और खिड़की में से सूरज की रोशनी उस बच्चे पे पड़ रही है। तो अब क्या होगा, ये जो बच्चा है, ये 2 लड़के थे, एक एलियोशा था और एक इवान था। अब इन दोनों पे इस इंसिडेंट का बहुत अलग असर पड़ेगा। अब ये जो वाइफ है इसकी भी डेथ हो जाती है, तो सेकंड वाइफ थी इसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये जो जब बच्चे हैं ये दोनों जब बड़े होते हैं, इस इवेंट को ना बहुत अलग तरीके से परसीव करते हैं। ये जो मदर का चीखना चिल्लाना और फादर का ऐसे बिहेव करना, एक बच्चा जो इसको गले लगा के रो रही थी एलियोशा, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ये है कि माँ जो रो रही है वो एक गॉड लाइक फिगर के आगे रो रही है, और जो लाइट पड़ रही है तो उसको लगता है कि दुनिया में हमें गॉड की लाइट को फैलाना चाहिए। तो वो गॉड की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, स्पिरिट की तरफ, जो स्पिरिचुअल वाला वर्ल्ड है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो मदर का जो इम्पैक्ट है, जो बचपन में जो हुआ, इसका लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। यहीं से बहुत तक सिगमंड फ्रॉइड ने जो मदर और चाइल्ड का जो बिहेवियर है, यहाँ से इसको फ्रॉइड इम्पैक्ट हुआ था। सिगमंड फ्रॉइड जो फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कैसे कैरेक्टर्स जो डॉस्टोवस्की के हैं किस तरह से आगे के फ्यूचर में जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, उनको भी इंस्पायर करते हैं। और जो दूसरा, अब जो एक तो एलियोशा तो बन जाएगा, वो इसको थोड़ा पॉजिटिव, मतलब एक तरह से इसमें से एक पॉजिटिव मैसेज निकाल लेता है, इस एक नेगेटिव चीज़ से भी एक पॉजिटिव मैसेज निकाल रहा है, वो गॉड की तरफ चला जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी वाले वर्ल्ड में चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, उसको लगता है कि अब मुझे गॉड को ढूंढना है, मुझे गॉड के पास जाना है, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड गॉड, तो वो गॉड वाले रास्ते पर चला जाता है। तो ये जो है एलियोशा, ये आगे जाके ट्रेनिंग लेता है प्रीस्ट बनने की, ये मोनेस्ट्री में चला जाता है। अब ये वाला जो दूसरा लड़का एक और था इवान, ये डाउट करता है, ये कहता है यार गॉड है तो इतनी सफरिंग क्यों है, मेरी माँ तो इतनी इनोसेंट थी, इतनी सीधी है, शरीफ है, उसको इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करना पड़ा, तो इतनी सफरिंग क्यों है अगर गॉड है तो वो क्वेश्चंस करता है, वो रैशनलिस्ट बन जाता है। रैशनलिस्ट कौन होता है, जो क्वेश्चन करता है, वाई करता है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग
विजडम होता है उसको चैलेंज करता है, तो ये बनता है रैशनलिस्ट, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है। तो अब 3 इस तरह से भाई निकल के आ रहे हैं। पहला जो पहली बीवी से था डिमिट्री, वो इम्पल्सिव है, बिल्कुल फादर की तरह है, जो मन में आया वो करेगा, मन मौजी आदमी है, बिल्कुल दिल से चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, सोचता नहीं है, सोचता विचारता बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चल रहा है हार्ट से। दूसरा है इवैन, सोचता बहुत है, दिमाग से चलता है, लॉजिक लगाता है, हर टाइम रैशनलाइज करेगा चीज़ों को, ये है इवैन। तो ये है रिप्रेजेंट कर रहा है दिमाग को। जो तीसरा एल्योशा है वो रिप्रेजेंट करेगा सोल को, स्पिरिट को, क्योंकि वो जा रहा है प्योरिटी की तरफ, गॉड की तरफ। ठीक है, तो ऐसे बन रही है इन तीनों की कहानी ब्रदर कारामाज़ोव। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे क्यों है, इनका हमने एक हल्का सा एक डिटेल समझी कैरेक्टरिस्टिक की कि कैसे, क्योंकि पहले जो बुक 1 है उसमें यही बताया हुआ है कि ये बने क्यों ऐसे, ये है क्या, इनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ठीक है, राइटर ने ये दिखाने की कोशिश करी है। अब बुक 1 में ज़्यादा बात राइटर ने तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर बताया, पर्सनैलिटी बताई है, वो एल्योशा की बताई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एल्योशा के बारे में आपको और डिस्क्राइब करता हूँ। एल्योशा बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है, उसको सब पसंद करते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एल्योशा को पसंद नहीं करता। ठीक है, पढ़ाई ये स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं करता, इसको शुरू से इंटरेस्ट होता है कि इसको आगे जाके एक प्रीस्ट बनना है, इसको मॉनेस्ट्री में जाना है। ठीक है, लेकिन जब ये स्कूल टाइम में भी होता है तो भी जो बच्चे हैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा होता है ये, और इसलिए इसको ज़्यादा लाइक किया जाता है क्योंकि किसी को भी जज नहीं करता, चाहे आप ख़राब हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे बहुत अच्छे हो, चाहे बहुत ख़राब हो, बट एल्योशा किसी को भी जज नहीं करता, तो लोग इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, किसी की बुराई नहीं करता। ठीक है, और इनफैक्ट ये भी दिखा है कि जब जो स्कूल टाइम में जब ये होगा, मतलब जैसे 8th 9th क्लास में है, तो उस टाइम पे तो मोस्टली क्या होता है, जो टीनेज के टाइम पे होता है, तो जो आसपास के दोस्त हैं, जो लड़के हैं, वो गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, या वो फिर फिज़िकल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही इस तरह की बातें होती हैं तो ये कान बंद कर लेता है, बिल्कुल ऐसे करके, मतलब वहाँ से भागता नहीं है, उनको रिजेक्ट नहीं करता, जो उसके दोस्त हैं उनकी बातों को, सिर्फ कान बंद करके ऐसे करते हुए नीचे बैठ जाता है, सुनता नहीं है इस तरह की बातें। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जज नहीं कर रहा, वहाँ से भाग नहीं रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बस उसका ये मानना है कि किसी तरह से मैं प्योर रहूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्योशा की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और फिर ये स्कूल कुछ टाइम तक तो एल्योशा वहाँ पढ़ता है, बट फिर ये कहता है, अपने फादर से बोलता है, फेडोर से, कि मैं परमिशन लेना चाहता हूँ, मेरे को आगे जाके मॉनेस्ट्री में जाना है और मेरे को इसी रास्ते पे जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। तो फेडोर कहता है ठीक है यार, अच्छा है तुम चले जाओ, क्योंकि फेडोर को इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि इसने लाइफ में बहुत पाप किए हैं। तो कहता है मैं तुम्हारे थ्रू, ठीक है, तो तुम अगर इसी रास्ते पे जाओगे, ठीक है, रिलीजन के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, तो तुम्हारे थ्रू कोशिश हो सकती है शायद मैं अपने कुछ पाप ठीक करवा लूँगा। ठीक है, शायद मेरे कुछ पाप धुल जाएं। वो ये भी बोलता है कि जैसे कि अब यहाँ पे बता रहा है, देखो जो डॉस्टोवस्की है ना, डॉस्टोवस्की ने बाइबल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। डॉस्टोवस्की जब जेल में रहे थे ना सर्बिया में, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे इन्होंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ा था। तो आप इसको बुक को देखोगे तो ये बुक बहुत रिलीजन फिलॉसफी को बहुत अच्छे तरीके से मर्ज करती है, जो ब्रदर कारामाज़ोव है। तो यहाँ पे अब जैसे जो ये जो बोल रहा है, फेडोर फादर बोलता है इससे, एल्योशा से ये बोलता है कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस दिखाई देगा आपको, रिलीजन का डोमिनेंस दिखाई देगा बुक के अंदर, कि वो फेडोर बोलता है, उसको ये चीज़ समझ में आती है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने पाप किया है, मुझे हेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बुक है इसमें जो मेनली रिलीजन जिस पे बात हो रही है वो क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है हेल और हेवन का। तो बोलता है कि मेरे जो पाप है इसके थ्रू तो जो मुझे नरक में सड़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत तरह की जो मैंने गलत काम किए हैं उसकी मुझे सफरिंग मुझे झेलना पड़ेगा, जो मैंने गलत काम किए हैं उसका मुझे रिजल्ट झेलना पड़ेगा। तो तुम मुझे बचा पाओगे? तो एल्योशा से बोलता है। ठीक है, तो एल्योशा उसको सुन रहा है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ठीक है, जब आप बुक पढ़ोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा ठीक से। मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि एल्योशा की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से डेवलप होगी, एक प्योरिटी और सोल की तरफ डेवलप होगी। ठीक है, और इनफैक्ट तीनों लड़कों में जो डिमिट्री है और इवैन है और ये एल्योशा है, फेडोर का जो एक इंटीमेसी बनती है, एक इमोशनल जो कनेक्शन बनता है, वो एल्योशा से बनता है, क्योंकि उसको लगता है ये एल्योशा बहुत प्योर है, उसके अंदर एक अजीब सी एक रेडियंस है, एक डिवाइन एक पर्सनैलिटी है उसके अंदर, तो ये मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी होती है, वैसे ये बहुत ज़्यादा कंजूस है फेडोर, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब
ज़्यादा ही बहुत दिमाग चलाता है। वैसे बिल्कुल जोकर टाइप का आदमी है, बट जब बात पैसे की आती है तो दिमाग बहुत चलता है फेडोर का। बट जब वो देखता है बाद में, जब एल्यूशा जब मॉनेस्ट्री चला जाता है, तो वो एल्यूशा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है और बहुत सारा अपना पैसा मॉनेस्ट्री के नाम पे डोनेट कर देता है। कहीं ना कहीं डॉस्टोवस्की दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक बंदा सिनर भी होता है उसके अंदर गिल्ट भी है। तो ये जो थीम है यहाँ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो गिल्ट है वो परेशान करता है एक सिनर को, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना हो। फेडोर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड का आदमी नहीं दिखाया गया, मतलब बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ही कंफ्यूज्ड और एक बहुत ही जोकर टाइप का इंसान है, दिमाग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ बहुत ही एनिमलिस्टिक डिज़ायर्स पे जीता है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सिन वाली प्रॉब्लम परेशान कर रही है। इसीलिए उसने अपना पूरा पैसा मॉनेस्ट्री को डोनेट किया। इसीलिए उसने बोला अपने लड़के को, एल्यूशा को, कि तू जा यार। उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनी, बाकी उसकी डिमिट्री और इवैन से नहीं बनी। और डिमिट्री इवैन तो खैर रहे भी नहीं थे घर में, वो बाहर ही रहे हैं पूरा टाइम। ठीक है, अब बात करूं थोड़ा सा मैं अगर इवैन की, इवैन पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो ये पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ये, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है, साइंस पढ़ता है, पूरी फिलॉसफी पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है। तो ये फिर क्वेश्चन करने लग जाता है। ये दिमाग से तेज़ था, तो ये क्वेश्चन करता है, ये एथीस्ट बनता है, ये भगवान को नहीं मानता, ये नास्तिक बन जाता है। ठीक है, रही बात डिमिट्री की, पढ़ाई डिमिट्री भी कम करता है, ज़्यादा नहीं करता। फिर वो गैम्बलिंग कर रहा है, वुमनाइजिंग कर रहा है, ठीक है, नशे कर रहा है, फिर उस तरह के काम करता है। अब जो ये बंदा है डिमिट्री, ये पैसा नहीं संभाल पाता। मैंने बोला ना, क्योंकि इसके शौक ही ऐसे थे, गैम्बलिंग बहुत करता था, सट्टे बहुत लगाता था। लेकिन पैसे के मामले ये भी बिल्कुल अपने बाप की तरह है, फेडोर की तरह। पैसे के मामले बहुत कंजूस है और पैसे के मामले बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है डिमिट्री। वैसे दिमाग का तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट अगर आप देखोगे लॉजिक के हिसाब से, एनालिटिक्स के हिसाब से सबसे तेज़ है इवैन, क्योंकि इवैन लॉजिकल है, लॉजिक बहुत लगाता है, रीजनिंग बहुत करता है। डिमिट्री को राइटर ने ऐसा दिखाया कि ये सिर्फ हार्ट से चलता है, दिल से चलता है, जो दिल में आता है बस वो करता है, बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता। अब क्या होता है कि लेकिन पैसे के मामले बहुत तेज है, भले ही लॉजिक नहीं लगा रहा, लेकिन पैसे के मामले में हर बंदा दिमाग लगाता है। तो ऐसी डिमिट्री भी है, अपने बाप की तरह, फेडोर की तरह। कहता है कि भाई मेरे को क्योंकि पहले फेडोर के पास पैसा बहुत आ जाता है, जो पहली बीवी मरी थी, पहली बीवी बहुत पैसे वाली थी, तो बोलता है कि मेरे को, मेरी भी वेल्थ है, इनहेरिट की है, और मेरी मदर के नाम पे है, तो मुझे भी दो। फेडोर घबरा जाता है, कहता है ये तो आ गया दिमाग खाने, पैसा मांगेगा। वो कहता है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत तू पैसा ले ले, अब बाद में आइयो। जैसे बहुत बार करते नहीं है, जो अगर बहुत ज़्यादा पैसा आप किसी को आपको देना हो, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देते हो। तो वो कहता है ठीक है, थोड़ा सा भी तू ले ले, बाद में आइयो। तो ऐसे करके 3-4 बार वो आ जाता है, 3-4 बार उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे के वो टरका देता है। अब 3-4 साल निकल जाते हैं। अब 3-4 साल जब निकल जाते हैं, डिमिट्री कहता है मुझे भाई तू मेरी पूरी इनहेरिटेंस दे एक बार में, ये तो क्या मुझे तू चिल्लड़ पकड़ा देता है बार बार। अपने फादर को बोलता है फेडोर को। फेडोर कहता है 4 साल में मैंने अपना सारा पैसा चुका दिया तुम्हें, अब उल्टा तुम्हें मुझे देना है। अब फेडोर गेम खेल रहा है, पैसे मांगने आया डिमिट्री, उसके साथ गेम खेलता है कि लाभ नहीं, मैंने तो 4 साल में तुम्हें पूरा पैसा चुका दिया, अब तुम्हें मेरे को पैसा देना है। वो केस कर देते हैं, दोनों बाप बेटा एक दूसरे पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ कहानी टर्न लेगी। अब क्या होगा, ये जो डिमिट्री है, ये और इवैन और एल्यूशा तीनों भाई मिलते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं। एल्यूशा बोलता है कि सुनो यार, ऐसे लड़ाई वड़ाई मत करो, फादर और तुम एक सन हो, क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, हम इसको बहुत पीसफुली निपटा सकते हैं। वो निपटाने का तरीका क्या बताता है एल्यूशा, कि तुम मेरी मोनेस्ट्री में आ जाओ, यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रीस्ट रहते हैं, ठीक है, उनके थ्रू मैं तुम्हारा ये मैटर रिजॉल्व करा दूंगा, वो पीसफुली इसको रिजॉल्व करा देंगे। तो एल्यूशा जिनके बारे में बात कर रहा होता है, ये होते हैं, जिस प्रीस्ट के बारे में बात कर रहा होता है वो जो बहुत बड़े प्रीस्ट हैं, उनका नाम है फादर जोसिमा। उनको बुक में एल्डरली जोसिमा करके भी राइटर ने उनके बारे में लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फादर जोसिमा की पर्सनैलिटी आपको बताता हूँ। जो फादर जोसिमा है, इन्हीं से एल्यूशा इंस्पायर हुआ था। फादर जोसिमा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है, ठीक है, और बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी बहुत डिवाइन है। लोग इनके पास आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर थोड़ा आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे कन्फेशंस होते हैं, ठीक है। तो लोग इनके पास आते थे और अपने जो सिन किए उनको कन्फेस करते थे फादर जोसिमा के पास आके। और फादर जोसिमा बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन पर्सनैलिटी हैं। और इनफैक्ट ये बोला जाता है, जैसे जो राइटर लिखते हैं इनके बारे में, फादर जोसिमा के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जोसिमा एक टाइम पे इतने ज़्यादा प्योर और डिवाइन हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा इनके पास पावर्स आ जाती हैं कि ये सिर्फ इंसान को देख के
सिर्फ इंसान को देख के समझ जाते हैं कि किस इंसान की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आते थे, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लेके इनके पास जाते थे कि कभी कोई कह रहा है मेरा बच्चा बीमार हो गया, कोई कह रहा है मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। तो एक टाइम बाद जो फादर जोसिमा है इतने ज़्यादा डिवाइन हो जाते हैं कि ये सिर्फ इंसान को देख के, कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो समझ जाते हैं कि ये आदमी क्या चाहता है, बिना उस आदमी के बोले, सिर्फ आपकी आंखों में देखेंगे, एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हो और आपको क्या चाहिए और आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फादर जोसिमा की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी थी, पहचान जाते थे आदमी को सिर्फ देख के ही। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनका जो उस टाइम पे जो कहानी है, नॉवल है, तो अपने पूरे शहर में बहुत ज़्यादा इनका एक बड़ा एक ओहदा था। ठीक है, एक बड़ी इनकी रिस्पेक्ट थी, वैल्यू थी। तो इस टाइप का एक डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में, फादर जोसिमा के बारे में। तो एल्यूशा बोलता है इससे फेडोर से, अपने भाई से, इवैन से, डिमिट्री से और फेडोर से भी बोलता है अपने फादर से कि भाई आप आ जाना फादर जोसिमा के पास, उनकी प्रेजेंस में हम इस मैटर को निपटा लेंगे, पीसफुली निपटा लेंगे, अलग से कोर्ट वोट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कह के बात डिसाइड हो जाती है, मान लेता है फेडोर, कहता है ठीक है, डिमिट्री भी कहता है चलो ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब एल्यूशा ये कह तो देता है उन्हें, लेकिन जब वो अकेले में आता है तो एल्यूशा फिर खुद सोचता है कि यार मैंने कह तो दिया इनको मोनेस्ट्री में आने के लिए, फादर जोसिमा के सामने आने के लिए, बट फादर जोसिमा की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, डिवाइन पर्सनैलिटी है, और वो सोचता है कि ये जो मेरा फादर हैं फेडोर, ये तो एक तरह का उसको पता है ना, वो जानता था फेडोर के बारे में। ठीक है, बोलता नहीं था लेकिन वो जानता था कि मेरे फादर कैसा है। कहता कहीं आगे कुछ फिर कोई मतलब अपना कोई जोकर बनाना करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फेडोर तो बिल्कुल एक तरह जोकर की तरह है, जोकर की तरह बिहेव करता है। वहाँ पे दुनिया जानती भी थी कि यार ये तो बंदा जोकर है, उसको बहुत ही ज़्यादा वैसे समझते थे लोग, अच्छा नहीं मानते थे फेडोर को। तो इसको लगता था एल्यूशा को मैंने कह तो दिया, लेकिन ये कहीं वापस वहाँ पे आके कहीं ये अपना जोकरपन ना स्टार्ट कर दे। और डिमिट्री के वो जानता था, वो कहता था डिमिट्री कोई ज़्यादा कोई भगवान का पुजारी तो है नहीं, कोई वो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो मैं इन दोनों को बुला रहा हूँ तो कोई और दूसरा कोई ये पंगा ना खड़ा कर दे यहाँ पे। और इवैन को भी बुलाया था, और इवैन तो क्या है, इवैन तो अथीस्ट है, तो उसको लगता था इवैन कहीं जाके फिर इलॉजिकल क्वेश्चंस ना पूछना शुरू कर दे, कुछ चैलेंज ना कर दे वहाँ जाके। ठीक है, कहीं मालूम पड़ा वो रिलीजन और गॉड को चैलेंज करना शुरू कर दे, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ना पूछना शुरू कर दे। तो एल्यूशा को ना इस चीज़ की थोड़ी घबराहट होती है कि जिन लोगों को मैं बुला रहा हूँ उसमें से एक तो बिल्कुल गॉड को मानता नहीं, इवैन तो अथीस्ट है, बाकी फादर मेरे जोकर हैं, और जो डिमिट्री है ये भी सेंसुअल प्लेजर्स में रहता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी से। तो ऐसे लोगों को मैं मिलवा किससे रहा हूँ, एक बहुत ही डिवाइन और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से। तो उसको एक घबराहट होती है कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कि अब ये डॉस्टोवस्की ने एक मिस्ट्री क्रिएट करी है बुक 1 के बाद कि अब बुक 2 में ये लोग मिलेंगे तो क्या कैसे मैटर सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ बुक 1 में 2 चीज़ें सामने निकल के आई हैं मोटा मोटा। एक तो हमने देखा कि किस तरह से कैरेक्टर्स है, क्या उनका बैकग्राउंड क्या है, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बने कैसे हैं। और दूसरा अगर आप ये भी देखो कि डॉस्टोवस्की बार बार, खाली इसी में नहीं, क्राइम एंड पनिशमेंट भी जो उनकी उनकी नॉवल है, बार बार ये डिसफंक्शनल फैमिलीज़ जो होती हैं उसमें जो बच्चे बड़े होते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किन चीज़ों से गुजरते हैं, वो डॉस्टोवस्की बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि डिमिट्री ऐसा क्यों है, वो दिखा रहे क्योंकि उसने अपनी जो मदर को देखा, जो फादर का बिहेवियर देखा अपनी जो मदर की तरफ, और जो मदर की अर्ली डेथ देखी, उसकी वजह से डिमिट्री वही हो गया। कोई नहीं था उसके पास, मदर की डेथ हो गई, और फादर जो उसने देखा तो उसने वो चीज़ सीख ली। तो डिमिट्री का बिहेवियर है। बाकी जो इवैन है और जो एल्यूशा है उन पर भी वही अपनी मदर का इम्पैक्ट आया, क्योंकि जैसा फादर उनसे बिहेव कर रहे थे उनके फेडोर, तो जो उनकी मदर फिर वो जो सफ़र कर रही थी, उन सबका उन बच्चों पे फ़र्क पड़ा है। तो एक बहुत ही हाईली डिस्फंक्शनल फैमिली दिखाई गई है, जो फादर इररिस्पॉन्सिबल है, एल्कोहलिक है, वुमेनाइजर है, गैम्बलर है। तो एक जो फादर जब बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटा रहा है, ठीक है, और जो मदर सफ़र कर रही है, तो जो बच्चे हैं वो किस तरह से आगे जाके बड़े हो रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुली पेन डाउन किया है डॉस्टोवस्की ने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ, बुक 1 में 2 फादर दिखाए हैं। एक फादर फेडोर है जिसको बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर में एक तरह से पोर्ट्रे किया गया है, और एक फादर है एक तरफ से फादर जोसिमा, ठीक है, जो एक बहुत ही डिवाइन और प्योर और पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। तो 2 फादर का कॉन्ट्रास्ट दिखाया डॉस्टोवस्की ने। डॉस्टोवस्की की अगर आप बुक पढ़ोगे ना, तो डॉस्टोवस्की हमेशा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स होंगे, एक बिल्कुल वाइट है और एक बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। तो ये डॉस्टोवस्की की एक तरह से बोलूँगा काबिलियत है। और इनफैक्ट आप देखोगे डॉस्टोवस्की कभी भी
सिर्फ नॉर्मल जो अगर आप बाकी राइटर्स देखो तो पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, लेकिन डॉस्टोवस्की ऐसा नहीं है। डॉस्टोवस्की बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही डार्क साइड भी दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहा है कैरेक्टर्स में वो चीज़ डाल रहा है, बार बार फेडोर के थ्रू डालेगा, और बार बार जो डिसफंक्शन जो फैमिलीज उसका जो इम्पैक्ट है बहुत डार्क साइड दिखा रहा है, और बहुत हद तक उसमें उनका जो लाइफ में उन्होंने खुद भी सफ़र किया उसकी वजह से भी है। डॉस्टोवस्की की अगर मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे, डॉस्टोवस्की का जो अपने फादर के साथ रिलेशन था वो बहुत एब्यूजिव था, फादर के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, ठीक है। तो बहुत बार डॉस्टोवस्की ये भी चाहते थे, जब अपनी रियल जो उनकी लाइफ थी, कि उनका फादर से रिलेशन अच्छा नहीं था, फादर उनके एब्यूजिव थे, वो चाहते थे फादर को मारना। और जब फादर की डेथ होती है, जब 18 साल के हैं, तो फर्स्ट टाइम इनको एपिलेप्सी का अटैक पड़ता है। और वो क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत तक जो उनका सबकॉन्शियस गिल्ट था, उनके अंदर एक गिल्ट भी फिर आ गया था, क्योंकि वो डॉस्टोवस्की खुद अपने फादर को मारना चाहते थे, क्योंकि फादर एब्यूसिव थे, ठीक है। तो जो गिल्ट था डॉस्टोवस्की के अंदर, जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो बाहर निकल के आया एपिलेप्सी के फॉर्म में, ठीक है। दैट वाज समथिंग फ्रॉइड ने बोला था जब उन्होंने डॉस्टोवस्की की एनालिसिस की थी, साइको एनालिसिस, कि डॉस्टोवस्की एपिलेप्सी के अटैक क्यों पड़ते थे। वो कहते थे कि बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, इसका जो कनेक्शन है उनके चाइल्डहुड के इमोशनल ट्रॉमास से है, और जो उनके अंदर गिल्ट पैदा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो बहुत तक जो डॉस्टोवस्की ने महसूस किया है वो उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है, जो उन्होंने अपने आसपास माहौल देखा उस पर लिखा है। आप था हल्का सा, मैंने आपको बुक 1 का, हल्का तो नहीं है, बहुत डिटेल में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इनफैक्ट अब आप पढ़ोगे ब्रदर कामज़ोव, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती। इट्स अ मास्टरपीस वर्क, लेकिन लोग कहते हैं इतनी बड़ी है, इतनी मुश्किल है, तो क्यों पढ़ें हम। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इनको बहुत ही ईजी वे में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी अगर यार कोई चीज़ अगर मेरी ऑफेंड कर जाती है, ठीक है, तो आई डोंट डू इट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली अगर कोई चीज़ हर्ट कर जाती है देन आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी वीडियो अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मैं बुक 2 का रिव्यू लेके आऊँगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।